हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार आपके और अपने यूट्यूब चैनल एम विदुष्केश्वर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन एलांग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ऋजुरेखीय पथ पर गति। जैसा कि हम इस चैप्टर के जो है 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम उसी चारों पार्टों से रिलेटेड एक 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस चैप्टर को आप पहली बार देख रहे हैं तो इन चारों पार्टों की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं गति के समीकरणों पर कि गति के समीकरण क्या होते हैं, इनको और हम किन किन नामों से जानते हैं। तो ये जो गति के समीकरण होते हैं ये मुख्यतः त्वरण से संबंधित होते हैं। जैसे कोई वस्तु होती है, उस वस्तु का त्वरण जो होता है वो समय के साथ बदलता रहता है, तो वस्तु की जो गति होती है वो एक जटिल गति हो जाती है और ऐसी गति का विश्लेषण करना जो होता है वो काफी कठिन होता है। लेकिन जब वस्तु जो होती है एक समान त्वरण के अंतर्गत गति करती है, वस्तु अगर एक समान त्वरण के अंतर्गत गति करती है तो ऐसी गति के लिए वेग, समय और विस्थापनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया था, और इन संबंधों को ही हम गति के समीकरण कहते हैं। ठीक, तो गति के समीकरणों के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो गति के समीकरण होते हैं, ठीक, ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं? एक समान त्वरित गति के कारण, एक तरीके से कह सकते हैं। जो गति के समीकरण होते हैं ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं? एक समान त्वरित गति के कारण, एक समान त्वरित गति के कारण। अब एक समान त्वरित गति क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ा है एक समान त्वरित गति जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वृद्धि या कमी होती है। समय भी समान हो, वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि या कमी भी समान होती है, तो वस्तु की जो गति होती है वो क्या कहलाती है? एक समान त्वरित गति कहलाती है। तो जो गति के समीकरण होते हैं, ये गति के समीकरण कहां से उत्पन्न होते हैं? जब गति कैसी होती है? एक समान त्वरित गति होती है, तब हम गति के समीकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे कहा गया एक वस्तु जो हमारी थी वो u वेग से गतिमान थी। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था? u वेग था। ठीक, u वेग से एक समान त्वरण a के अंतर्गत गति कर रहे थे। जब समय हमारा t हुआ, समय बढ़कर t हुआ, तो t समय पश्चात वस्तु का वेग v और वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो? s हो। देखिए यहाँ पर दो चीज हैं, एक आपका एक वेग को u से दर्शाया गया है और एक वेग को v से दर्शाया गया है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होती है कि प्रारंभिक वेग कौन सा है और अंतिम वेग कौन सा है, या प्रारंभिक वेग को हम किससे दर्शाते हैं और अंतिम वेग को किससे दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपने ABCD पढ़ी होगी, ABCD पढ़ी है तभी आप इस लेवल पर आए हैं। ठीक, तो जब हम ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले ABCD में U और V में पहले क्या आता है? U आता है। फिर कौन सा आता है? U के बाद क्या आता है? V आता है। तो U पहले आता है, इसलिए U को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को हम किससे दर्शाते हैं? U से। V बाद में आता है, इसलिए V को हम कौन सा वेग कहते हैं? अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को हम U से और अंतिम वेग को किससे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर U हो गया, वस्तु में जब प्रारंभ में चली थी तो उसका वेग कितना था? U था। तो U वस्तु का कौन सा वेग हो गया? प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक, A एक समान त्वरण A के अंतर्गत गति कर रही है और समय जब बढ़कर हमारा कितना हुआ? t, तो t समय पश्चात वस्तु का वेग कितना हो गया? v, और वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो गया? s। तो जो हमारे गति के समीकरण होते हैं, गति का समीकरण क्या होता है? पहला v बराबर u प्लस at, v बराबर होता है u प्लस at। यहां पर जो v है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t क्या है? समय है। ये हमारा गति का प्रथम समीकरण हो गया। जब हम द्वितीय समीकरण की बात करते हैं तो द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां s होता है वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, u होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, t होता है वस्तु का समय, a त्वरण होता है। ठीक है, तीसरा जो समीकरण हमारा होता है, तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a
त्वरण और यस विस्थापन होता है। तो ये हमारे गति के तीनों समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे गति के तीनों समीकरण होते हैं। ये किसके अंतर्गत उत्पन्न होते हैं? जब वस्तु कैसे गति करती है? एक समान त्वरित गति करती है तब उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब यहां से और एक बात करते हैं भाई, इन जो हमारे गति के तीनों समीकरण हैं इनको हम और किन नामों से जानते हैं? तो देखिए, अगर हम इन तीनों समीकरणों को देखें तो तीनों समीकरणों में एक राशि है जो सम्य है। कौन सी? ए। देखा जाए तो तीनों समीकरणों में ए दिया है। ठीक, तो ए की हम बात नहीं करेंगे। यहां पर देखा जाए पहला समीकरण, v भी वेग है, u भी वेग है। ठीक, ए तीनों में होने के कारण हम ए की गणना नहीं करेंगे। टी क्या है? समय। तो v और u वेग है, टी क्या है? समय। तो जो पहला समीकरण होता है, इस पहले समीकरण को हम वेग समय संबंध के नाम से जानते हैं। जो पहला समीकरण होता है, इस पहले समीकरण को, गति के प्रथम समीकरण को हम क्या कहते हैं? वेग समय संबंध कहते हैं। ठीक, दूसरे समीकरण की बात करते हैं भाई। तो दूसरे समीकरण में भी हम ए को नहीं मानेंगे। यस क्या है? विस्थापन। एस के बराबर है u आपका प्रारंभिक वेग, टी समय, ए त्वरण और टी क्या है? समय। तो यहां पर जो बाईं ओर है उसको तो हमें लेना है। बाईं ओर क्या है? एस। एस है विस्थापन, और विस्थापन को हम कहते हैं स्थिति। विस्थापन वस्तु की क्या दर्शाती है? स्थिति दर्शाती है। तो ये हो गया स्थिति, क्योंकि एस किस ओर था? बाईं ओर था, तो इसको लेना ही था। अब दाहिनी ओर है आपका u और t, लेकिन यहां पर किसकी प्रायिकता ज्यादा है? t की, क्योंकि t की घात अधिक कितनी है? 2। u और t में t की घात ज्यादा होने के कारण हम t को कंसीडर करेंगे, और t क्या है? समय। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? स्थिति समय संबंध। क्या कहेंगे? स्थिति समय संबंध। फिर हम बात करते हैं तीसरे समीकरण की। तीसरे समीकरण में v बाईं ओर होने के कारण v वेग है, इसको तो लेंगे ही। u भी वेग है, a नहीं लेंगे। s क्या है? समय। तो तीसरे समीकरण को हम कहते हैं वेग स्थित संबंध या स्थित वेग संबंध। तो जो गति के हमारे तीनों समीकरण होते हैं, इन तीनों समीकरणों को हम मुख्यतः इन नामों से जानते हैं। जो पहला समीकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेग समय संबंध कहते हैं। जो दूसरा समीकरण होता है उसको हम स्थित समय संबंध कहते हैं, और जो तीसरा समीकरण होता है उसे हम वेग स्थित संबंध कहते हैं। अब इन तीनों समीकरणों का निगमन पहले हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि से, उसके बाद इन समीकरणों का जो हम निगमन करेंगे वो समाकलन विधि से करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम इन गति के तीनों समीकरणों का निगमन करेंगे वो किस विधि से करेंगे? वो करेंगे हम ग्राफी विधि से। ठीक है, करेंगे ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन। ठीक, देखिए, हमने आपको बताया है कि समय जो होता है वो हमेशा गतिमान रहता है और समय कभी स्थिर नहीं होता है। लेकिन हम जिस स्थान से मापना शुरू करते हैं वहाँ पर हम समय कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। समय कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। ध्यान देना भाई, जैसे हमने माना जब हमारा समय t बराबर 0 के था, t बराबर कितना था? 0, तो वस्तु का जो वेग था, वस्तु u वेग से गतिमान थी। वस्तु कितने वेग से गतिमान थी? u वेग से गतिमान थी, और u वेग से एक समान त्वरण a के अंतर्गत गतिमान थी। जब समय हमारा t बराबर t के हो गया, अर्थात t हो गया, तो उस कंडीशन में जो वस्तु का वेग हो गया v और वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो गया? s। ठीक, तो ये प्रारंभिक वेग हुआ, अर्थात ये u वेग कब था? जब समय हमारा कितना था? 0। और कैसे गतिमान थी? एक समान त्वरण a के अंतर्गत गतिमान थी। जब समय बढ़कर हमारा t हुआ तो t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो गया और विस्थापन कितना हो गया? s हो गया। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? वेग समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेग समय ग्राफ बनाएंगे। ध्यान देना बेटा, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या होता है? समय के साथ वेग को प्रदर्शित करने, समय और वेग के बीच खींचा गया जो ग्राफ होता है वही ग्राफ हमारा क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ कहलाता है। और वेग समय ग्राफ में आपको पता है समय को हम किस अक्ष पर लेते हैं? एक्स अक्ष पर लेते हैं। समय
को हम सदैव एक्स अक्ष पर दिखाते हैं। ये समय हो गया हमारा, ये एक्स अक्ष, और जो वेग हो गया वो किस अक्ष पर होता है, वाई अक्ष पर। ये हमारा इस कंडीशन में वेग हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, जैसे जब हमारा समय 0 था, ये 0 मान लिया, ठीक। समय 0 था तो वस्तु का वेग कितना था, u। यहाँ पर कहीं हम मान लें वस्तु का वेग u था। जब समय हमारा 0 था, अर्थात मूल बिंदु पर थे, हम यहाँ से समय मापना शुरू करेंगे, तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग था वो u था। देखो u हमने यहाँ क्यों लिया, अगर प्रारंभिक वेग 0 होता तब भी हम यहाँ से चलते, लेकिन जब समय हमने जहाँ से मापना शुरू किया उस कंडीशन में वस्तु का वेग कितना था, u था। जब समय बढ़कर हमारा t हो गया, समय बढ़कर कितना हुआ, t हुआ, ये t मान लेते हैं, ये t हुआ, तो उस कंडीशन में जो वस्तु का वेग हो गया वो कितना हो गया, v हो गया, ठीक। जब समय 0 था तो वस्तु का वेग कितना था, जब समय 0 तो वस्तु का वेग u, और जब समय हमारा t हुआ तो वस्तु का वेग कितना हो गया, v, अर्थात ये v का वेग हो गया। इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए भाई, ये, ठीक। इसको इससे मिला दीजिए, यहाँ समय हो गया t, ठीक। ध्यान देना भाई, जब समय हमारा कितना था, इसको हम मान लेते हैं मूल बिंदु 0। ये हमारा जब समय 0 था तो वस्तु बिंदु A पर थी, जहाँ पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था, u। जब समय बढ़कर हमारा t हुआ तो वस्तु पहुँची बिंदु B पर, जहाँ पर वस्तु का वेग कितना था, v था, ठीक। और यहाँ पर ये हम मान लेते हैं बिंदु हमारा C है। ये कौन सा बिंदु है, C बिंदु है। ये समय कितना हुआ, t, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी, होगी भाई। ये हमारी दूरी देखिए, ये u है तो ये आपकी दूरी कितनी होगी, ये u होगी। ये v है तो ये आपकी जो पूरी दूरी होगी इस समीकरण में v हो जाएगी। क्यों v होगी, क्योंकि यहाँ मूल बिंदु से ये दूरी आपकी u है, v है सॉरी, तो ये भुजा इसके समांतर है, अगर ये v है तो ये भी v हो जाएगी। किसी को दिक्कत? अब देखिए हम लोग जानते हैं, इसको इसके समांतर खींच देते हैं, ये कोण कितना हुआ, थीटा। ये हमारा कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो क्या दर्शाती है, वस्तु के त्वरण को दर्शाती है। तो ये वेग समय ग्राफ हुआ हमारा, वेग समय ग्राफ हमने बनाया है, वेग समय ग्राफ, ठीक। जो वेग समय ग्राफ की ढाल होती है वो वस्तु के किसको दर्शाती है, त्वरण को दर्शाती है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना भाई, वेग समय ग्राफ की ढाल बराबर वेग, या यहाँ से लिख सकते हैं वस्तु का त्वरण बराबर, ध्यान देना भाई, वस्तु का त्वरण बराबर क्या लिख सकते हैं, वेग समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की ढाल। ढाल स्लोप को हम किससे दर्शाते हैं, m से या tan थीटा से, ठीक। ढाल m, त्वरण a, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, m, और m चूंकि किसके बराबर होता है, ढाल m बराबर होती है tan थीटा के, तो m बराबर यहाँ से हम tan थीटा लिख सकते हैं। ध्यान देना भाई, tan थीटा बराबर कितना होता है, अगर इसको हम बिंदु D मान लें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये हमारा जो समकोण त्रिभुज ADB होगा, इस समकोण त्रिभुज ADB में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना होगा, BD, और आधार कितना होगा, AD। तो यहाँ से हम A बराबर देखो कितना लिख सकते हैं, BD अपान AD लिख सकते हैं भाई, BD अपान AD। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है, ये हमने लिया है समकोण त्रिभुज ADB में tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से लिखा है हमने, ठीक है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। इसका जो यूज होगा इस पार्ट का गति के तीनों समीकरणों में होगा, और वो भी कैसे होगा, आवश्यकता अनुसार होगा, ठीक। या यहाँ से एक स्टेप और हम देखो बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से जो भुजा BD है,
इस बी डी का मान निकालना है। एक बात ध्यान देना, आपको बी डी की वैल्यू निकालनी है। जो भुजा एओ है, एओ वो डीसी के समांतर है, तो अगर एओ भुजा यू है तो डीसी भी कितनी हो जाएगी, यू हो जाएगी। डीसी भी कितनी होगी, यू होगी। ठीक, अब देखिए भाई, यहाँ से जो भुजा बीसी है, बीसी बराबर दी गई है आपकी वी, और डीसी बराबर कितनी दी गई है, यू। जो ओसी है वो एडी के क्या है, समांतर है। तो अगर ओसी टी है तो ईडी भी हमारी कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। अब हमें यहाँ से निकालना है। अब देखिए इसमें हम कुछ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एओ, इसको चाहे तो मानना चाहो समीकरण 1 मान सकते हो। ठीक, एओ बराबर डीसी बराबर यू, एओ बराबर डीसी बराबर यू। ठीक, बीसी बराबर वी, तथा ओसी एटी है और ओसी एडी के समांतर है, तो ओसी बराबर एडी बराबर टी। इतनी चीज हमने इससे लिख लिया। ठीक, अब हम गति के समीकरण का निगमन करेंगे। किस समीकरण का, फर्स्ट समीकरण का, प्रथम समीकरण का। प्रथम समीकरण हमारा जो होता है, प्रथम समीकरण का हम निगमन करेंगे। और प्रथम समीकरण को हम क्या कहते हैं, वेग समय संबंध, वेग समय संबंध। ठीक, देखो भाई, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है, त्वरण को प्रदर्शित करती है। समीकरण 1 से हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से हमने वहाँ पर लिख लिया है। समीकरण 1 से त्वरण ए बराबर कितना है हमारा, बी डी अपान ए डी। देखो बच्चा, यहाँ से आपको बी डी का मान निकालना है। आपको बी डी का मान नहीं पता है, नहीं पता है। ठीक, आपको किसका मान पता है, बी सी का पता है और डी सी का पता है। तो देखिए जो भुजा बी सी है, बी सी बराबर हम लिख सकते हैं, बी सी बराबर कितना लिख सकते हैं, अगर बी से सी तक किसी व्यक्ति को आना था तो बी से सी तक व्यक्ति को टोटल दूरी तय करके आना था। तो व्यक्ति पहले बी से चला डी पर, थक गया बेचारा, डी पर आकर बैठ गया थोड़ी देर के लिए। तो कितना लिखा हमने, बी डी, फिर प्लस यहाँ से थोड़ा आराम इसने किया, फिर डी से कहाँ तक आया, सी तक, तो हम बी डी प्लस डी सी। ठीक है, आपको बी डी का मान निकालना है, तो डी सी इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो बी सी माइनस डी सी बराबर बी डी। देखो लिख सकते हैं इसमें, यहाँ से कितना लिख सकते हैं, ए बराबर बी डी के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी सी अपान कितना, ए डी। ठीक, यहाँ से देखो ए बराबर कितना आएगा यहाँ से, इसलिए मार्कर न गिरे तो डेरिवेशन कहाँ से होगा, ए बराबर बी सी। देखो बी सी का मान कितना है, बी सी, यहाँ से भी देख सकते हो बी सी किसके बराबर है, वी के, माइनस डी सी, डी सी किसके बराबर है, यू के, और बटे ए डी किसके बराबर है, टी के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए का गुणा टी से हो जाएगा, ए टी बराबर वी माइनस यू। ये वी है, ये माइनस यू को बाएं पक्ष में लाओगे, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस यू प्लस ए टी बराबर वी, या इसको हम कितना लिख सकते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक, ये इस समीकरण की सहायता से, इस ग्राफ की सहायता से हमने गति के प्रथम समीकरण का निगमन कर दिया। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा अब हम समीकरण का निगमन करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। देखिए यहीं से करेंगे गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। द्वितीय समीकरण को हम क्या कहते हैं, स्थिति समय संबंध। द्वितीय समीकरण
स्थिति समय संबंध। हम लोगों ने पढ़ा था कल कि हम वेग समय ग्राफ जो होता है, वेग समय ग्राफ से जब हम वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होता है वो वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कल पढ़ाया था हमने, ठीक। तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, ये ग्राफ हमारा कौन सा है, वेग समय ग्राफ। और वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होता है वो वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन हम यहाँ से लिख सकते हैं, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन बराबर वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन इज इक्वल टू विस्थापन इस बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक। वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं भाई, ध्यान देना भाई। तो s बराबर, अब समय 0 से t के दौरान वस्तु ने देखो कितना क्षेत्रफल घेरा है, ये इतना क्षेत्रफल घेरा है 0 से t समय के दौरान, ठीक। अर्थात हम लिख सकते हैं तय किया गया विस्थापन a बराबर चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं देखो, एक भुजा ए बी, दूसरी ए बी एक ओ ए, दूसरी ए बी, बी सी और सी ओ, चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं भाई। अब देखो इस चतुर्भुज में दो चीजें बनती हैं, इस चतुर्भुज में एक हमारा आयत बनता है, ठीक। इस चतुर्भुज को हम दो तरीके से लिखेंगे, इस चतुर्भुज में दो आकृति बनती, एक हमारा ऊपर बनता है त्रिभुज और नीचे बनता है आयत, बनता है भाई। तो त्रिभुज और जो आयत होता है यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, s बराबर तय किया गया विस्थापन s बराबर त्रिभुज, या लिख सकते हैं आयत, आयत हमारा देखो क्या बन रहा है, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या होता है भाई, ए बी डी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, ठीक। देखो भाई s बराबर आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोगों ने पढ़ा है लंबाई गुणे चौड़ाई, पढ़ा है आप लोगों ने, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी हम ओ सी गुणे चौड़ाई कितना लिख सकते हैं, डी सी या सी डी लिख सकते हैं। ये हमारा आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल आ गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। कितना होता है, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई या ऊंचाई होता है, ठीक। तो आधार इसका देखिए कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, इस त्रिभुज का आधार कितना है ए डी, और जो ऊंचाई है ऊंचाई कितनी है डी बी, ठीक। ये हो जाएगा s बराबर ओ सी, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, ओ सी का मान कितना है t, सी डी का मान कितना है u, यहाँ से भी देख सकते हो सी डी या डी सी u प्लस 1/2 ए डी, ए से डी का मान, ए से डी ये ओ सी के बराबर है ए डी का मान t गुणे डी बी या बी डी का मान यहाँ से निकालें, देखो बी डी का, तो ए यहाँ से हमने लिखा था ए बराबर बी डी अपान ए डी के स्थान पर टी लिख सकते हैं, देखो तो बी डी का मान निकालेंगे तो बी डी बराबर हमारा किसके हो जाएगा, ए टी के, ये यहाँ से लिखा गया है भाई समीकरण 1 से। तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा ए टी के, इसलिए हमने इसको नहीं मिटाया था, ठीक। तो बी डी का मान हम कितना लिख सकते हैं, ए डी, तो ये हो गया s बराबर u का गुणा t से हुआ यू टी प्लस हाफ ए और टी का स्क्वायर
t²। ये हमारा गति का कौन सा समीकरण हो गया? द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब हम यहीं से गति का तृतीय समीकरण का निगमन करेंगे। कौन सा समीकरण? तृतीय समीकरण। और तृतीय समीकरण को हम किस नाम से जानते हैं वो अब हम निकालेंगे। देखो भाई, तृतीय समीकरण, और ये जो तृतीय समीकरण होता है, तृतीय समीकरण को हम कहते हैं वेग समय संबंध। नहीं भाई, वेग स्थिति संबंध है ना, या स्थित वेग संबंध कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो वेग समय ग्राफ होता है, वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होता है वह वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसलिए वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन बराबर वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो भाई, अर्थात s बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से ये जो बन रहा है चतुर्भुज, ये एक हमारा समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो दो भुजाएं हों समांतर हों, दो भुजाएं समांतर हों और असमान हों। असमान मतलब उनकी लंबाइयाँ बराबर ना हो, और वो भुजाएं क्या हों? समांतर हों, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो समलंब चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी दो भुजाएं क्या हों? एक दूसरे के समांतर होती हैं, वो चतुर्भुज हमारा कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। तो s बराबर हो जाएगा यहाँ से वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन s बराबर वेग समय अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, अर्थात s बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज बन रहा है भैया? चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? OABC। OABC का क्षेत्रफल। ठीक है, समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। और जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ध्यान देना भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, ठीक, गुणे बीच की दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी। तो समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल s बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे बीच की लांबिक दूरी, गुणे समांतर भुजाओं के बीच की लांबिक दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की लांबिक दूरी। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की लांबिक दूरी। तो ये हम क्या लिख सकते हैं? s बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। यहाँ पर कौन सी भुजा? एक भुजा हमारी OA जो है वो भुजा BC के क्या है? समांतर है। तो हम कितना लिख सकते हैं? OA प्लस BC लिख सकते हैं भाई, गुणे इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? AD, गुणे AD लिख सकते हैं। ध्यान देना भाई, यहाँ से s बराबर 1/2 OA का मान कितना है? U प्लस BC का मान कितना है? V गुणे AD का मान कितना है? T। यहाँ से आ जाओ भाई, अब A बराबर हमने लिखा है, क्या लिखा है? यहीं से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। A बराबर है BD/AD है, ठीक। देखो भाई, A बराबर BD के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं? BD के स्थान पर हमने लिखा था, ये जो BD का मान निकाला था ये आया था V - U। अगर आपने नहीं लिखा है तो देखो, BD के स्थान पर हम कितना लिख सकते थे? BC
माइनस का DC अपान AD, ठीक। और AD का मान कितना था T, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T बराबर BC का मान V और DC का मान U अपान A, V माइनस U अपान A। ये लिखना चाहो ये आप ऐसे कह सकते हो, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से T का मान रखने पर, T का मान रखने पर, गति के प्रथम समीकरण से T का मान रख दो। गति का प्रथम समीकरण अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि V बराबर होता है U प्लस AT। अगर यहाँ से हम T का मान निकालें, ध्यान देना, तो कितना लिख सकते हैं, V माइनस U अपान A बराबर T लिख सकते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण से यहाँ से T का मान रख दें तो ये हमारा देखो कितना बन जाएगा, S बराबर 1/2 U प्लस V और T के स्थान पर V माइनस U अपान A। देखो ये 2 और A बटे में है, जब दूसरे पक्ष में पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, गुणे में पहुंचेंगे, ठीक है। दूसरे पक्ष में 2 और A जाएंगे तो किस में, गुणे में, तो यस था ही, ये हो जाएगा हमारा 2AS बराबर U प्लस V माइनस U। योगफल जो होता क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम बदल दो, V प्लस U और V माइनस U लिख सकते हैं भाई। ये लिखा है हमारा A प्लस बी और ये लिखा है A माइनस बी। A प्लस बी गुणे A माइनस बी बराबर कितना होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2A स्क्वायर बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। U स्क्वायर इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS बराबर V स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये जो हो जाएगा हमारा गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट के ज़रिए आप इसकी हमें जानकारी प्राप्त दे सकते हैं, और आपका एक कमेंट जो है हम में उत्साह भर देता है। तो आप कम से कम, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक लाइक और कमेंट कर सकते हैं।